Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture will be about word order transformation, and as I have already mentioned that these lectures are primarily meant for those students who are doing BS in English and they are in the fourth semester. So let's start this chapter, this you can say lesson. ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? सबसे पहले हमने ये देखा है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, कि व्हाट इज़ द वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी उसमें देखें आपके सिलेबस के अंदर नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो रिकॉर्ड की जा चुकी है। आगे पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आज मैंने ये कुछ लंबा टॉपिक है, काफ़ी मुश्किल था, मुझे काफ़ी ज़्यादा देर लगी इसको प्रिपेयर करने में। तो अगर मेरा टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा तो मैं इसको अपनी यानी एफ़र्ट को समझूंगा कि मेरी एफ़र्ट रिवार्ड हो गई है। तो ये देखें जी, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन लैंग्वेज। कोई भी ज़बान की बात करें उसमें हम फ़िक्रों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। सिंस लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ वैरायटी, ह्यूमन बींग्स आर एबल टू यूज़ इट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। यानी हमें जिस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है हम उस तरह लैंग्वेज को हम मोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। हम उसके सिंटैक्स में तब्दीली कर लेते हैं। वी ट्रांसफॉर्म एन एक्टिव सेंटेंस इनटू अ पैसिव टू फ्रॉम सिंपल टू अ कंपाउंड और टू कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड सो ऑन। इन द सेम वे वी ट्रांसफॉर्म द ऑर्डर, ठीक है, रादर नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे आप जब दूसरे सेमेस्टर में थे तो आपने इसमें पढ़ा था डिस्कोर्स एनालिसिस, प्रैग्मेटिक्स और इसके साथ स्टाइलिस्टिक्स आपने पढ़ा था। तो स्टाइलिस्टिक्स में यही होता है ना कि मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ जो ज़बान का इस्तेमाल होता है। देखिए ज़बान जब इंसान गुस्से में वो ज़बान और तरह इस्तेमाल करता है, हैरानगी को और तरह शो करता है। फिर इसके बाद इंसान जब तकरीर कर रहा होता है, पॉलिटिकल स्पीच कभी आप सुने तो उसके अंदर ज़बान और होती है। यानी इसका मतलब है कि हम जो नॉर्मल जो सिंटैक्टिकल जो ऑर्डर होता है सेंटेंसेस का उसको हम बदल देते हैं। इसको हम वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन का। अब वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। मैं फिर इसमें दोहराता चलूँ कि ये हम जो कर रहे थे ये था ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। तो उसमें ज़ाहिर नॉम चॉम्स्की ने पहले भी हमने ये देखा, वो कहता है कि यानी लैंग्वेज ट्रांसफॉर्म कैसे करती है, एडिशन के ज़रिए, डिलीशन और मूवमेंट के ज़रिए। तो ये याद रखें कि वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक कलीदी किरदार अदा करती है। अब मिसाल इसके ले लेते हैं, ये देखें एक जुमला हमने लिखा है कि हिज फादर स्टूड इन द डोर वे। अब इसमें डोर ये नॉर्मल ऑर्डर है, ये एन ओ का मतलब है नॉर्मल ऑर्डर, ये जो नॉर्मल यूज़ करते हैं। आगे लिखा कि इन द डोर वे स्टूड हिज फादर। अब जैसे देखें कि इसमें कि हमने क्या किया है कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेज था उसको हम शुरू में ले आए हैं, इसके बाद हमने जो वर्ब था इधर ही है और इसके बाद नाउन फ्रेज को हम एंड पे ले गए हैं। अब देखें इनको पढ़ने में भी फ़र्क होगा। याद रखें कि जब हम ये कहते हैं कि हिज फादर स्टूड इन द डोर वे, अब इसका मतलब है आप यहाँ स्ट्रेस हिज फादर को कर रहे हैं, दैट्स वाई कि आप हिज फादर को पहले लेके आ रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहेंगे ना कि दूसरे जुमले को पढ़ेंगे तो इसका फोनोलॉजिकल डिफरेंस भी आ जाएगा। जो सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी आपने पढ़ी है ना उसका भी फ़र्क आ जाएगा। जैसे देखिए आप दूसरे जुमले को आप पढ़ेंगे कि इन द डोरवे स्टूड हिज फादर, यानी अब इसमें हिज फादर पर स्ट्रेस कम है, इन द डोरवे के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या है हिज फादर स्टूड इन द डोरवे, ठीक है, हिज फादर स्टूड इन द डोरवे। तो दूसरा क्या है कि इन द डोरवे स्टूड हिज फादर, इसका मतलब आप इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं। दैट्स इसको इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन आगे मैंने लिखा भी हुआ है। इन्वर्जन का मतलब जब आप किसी सिंटैक्स का जो नॉर्मल ऑर्डर होता है उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए तब्दील करते हैं तो उसको वर्ड ऑर्डर से इन्वर्जन कहते हैं। अब आगे देखें, आगे की मिसाल ये लिखा हुआ है कि ही हैड रेयरली सीन सच अ सनसेट। ये नॉर्मल ऑर्डर है, यानी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब है, फिर इसका मेन वर्ब है, उसके बाद ये नाउन फ्रेज है एंड के ऊपर लगा हुआ। अब इसको देखें, वो इसको तब्दील किया जा सकता है कि रेयरली हैड ही सीन सच अ सनसेट। देखें अब इसको बोला भी ऐसे जाएगा ना, स्ट्रेस से पढ़ा जाएगा, चूँकि आपने एडवर्ब को शुरू में ले आए तो देखिए इसका ऑर्डर तब्दील हो गया। यानी आप कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि आई शेल नेवर टेल अ लाई। अब इसके अंदर आप आई पे स्ट्रेस कर रहे हो, आई पे स्ट्रेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आप कहते हैं कि नेवर शेल आई, नेवर शेल आई टेल अ लाई, अब इसका मतलब कि आप नेवर के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड अदल तब्दील कर लिया, ठीक है ना। तो उर्दू में भी हम ऐसे ही करते हैं, हम अपनी मतलब पंजाबी ज़बान के अंदर भी ऐसे ही करते हैं, तो अंग्रेज़ी में भी हम ऐसे ही करते हैं। अब आगे बच्चों आता है, ये होता है इन्वर्जन और एंड मूवमेंट इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब वर्ड ऑर्डर की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर इन्वर्जन जो होती है सारी हम इन्वर्जन कर रहे होते हैं। अब इन्वर्जन के लिए मूवमेंट का होना बड़ा ज़रूरी होता है। कहते हैं इन्वर्जन मीन्स अ चेंज इन द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस। जैसे देखें ना मुख्तलिफ मकासद होते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी। जैसे कि डिस्कोर्स एनालिसिस में हमने थोड़ा सा इसको जब
दूसरे सेमेस्टर में मैंने आपको लिंग्विस्टिक्स पढ़ाई थी, तो उसके अंदर भी हमने इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, मूवमेंट प्लेज अ पिवटल रोल इन इन्वर्जन एज वी हैव एक्सप्लेन्ड इन द अबव मेंशन्ड एग्जांपल। जैसे देखिए ऊपर के एग्जांपल से वाज़ेह है कि ये मूवमेंट जो होता है ये मुख्तलिफ पर्पसेस को शो करती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप एक कहानी आपने पढ़ी थी जब आप इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में थे, द फॉलिश क्वैक। द फॉलिश क्वैक में जब एंड पे उसको मार पड़ती है ना, जब उसको यानी एंड वाला जो होता है सीन उसका, तो जब वो कहता है, जब उठता है तो वो कहता है नेवर नेवर शैल आई पुट गिव्स माई सेल्फ आउट एज अ डॉक्टर। अब वो नेवर नेवर शुरू में लगा लिया ना, अब ये भी कह सके आई विल नेवर गिव माई सेल्फ आउट एज अ डॉक्टर, लेकिन उसने नेवर वो कहा शुरू में, इसका मतलब वो स्ट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो गया ना। अब आगे देखें, ये पैराडाइज लास्ट, आप अदब के सारे तालिब इल्म हैं, अंग्रेज़ी अदब आप पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेज़ी में पैराडाइज लास्ट एक ज़ाहिर क्लासिकल एक हैसियत रखती है। तो उसके अंदर सेतन की दूसरी स्पीच है, सेकंड स्पीच अगर पढ़ेंगे ना, जो बेल्ज़ेबब के रिस्पांस के अंदर वो करता है, तो वो कहते हैं डू आर आर्ट बट ऑफ दिस बी श्योर। ठीक है, गुड नेवर शेल बी अवर टास्क। अब देखें इसमें ऑफ दिस बी श्योर, हालांकि आमतौर पे होता है बी श्योर ऑफ दिस, आप कहते हैं ना कि आई एम श्योर ऑफ दिस। ठीक है, आप ये नहीं कहते कि आप उसको तब्दील नहीं करते, लेकिन हम जब जोर देते हैं तो वो कहता है कि यानी डू आर आर्ट। ठीक है, बट ये भी कह सकते, बी श्योर ऑफ दिस भी कह सकता था, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा डू आर आर्ट बट ऑफ दिस बी श्योर। अब उसमें उसने तब्दीली कर दी। तो ये देखें, ये भी उसमें ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की तब्दील इन्वर्जन होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे तो मूवमेंट टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट वर्ल्ड मूवमेंट। ये मूवमेंट की किस्में होती हैं जिनके ज़रिए हम वर्ल्ड ऑर्डर को तब्दील करती हैं। मूवमेंट टू द लेफ्ट का नाम से वाज़ेह है कि यानी ये वो मूवमेंट होती है जिसके अंदर हम किसी कंस्टिट्यूएंट को पकड़ के लेफ्ट मोस्ट की तरफ ले जाते हैं। यानी लिखा कि व्हेन वी मूव अ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट, यानी जब हम दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं तो सच अ मूवमेंट इज कॉल्ड मूवमेंट टू द लेफ्ट। ये मैंने डेफिनेशन खुद लिखी है आसान करके, कि किताबों में बड़ी बड़ी मुश्किल लिखी होती हैं, तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने किया है। आगे देखें, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें बच्चों, ये जुमला है हिज फादर स्टूड इन द डोरवे। ये अभी हमने ऊपर जो जुमले की मिसाल दी थी। अब इसमें देखिए हिज फादर ये नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंट है, स्टूड दो नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट, तीसरा इन द डोरवे प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है। अब हम इसको शुरू में ले आए, हम कहते हैं कि इन द डोरवे स्टूड हिज फादर। तो हमने क्या किया है, ये मूवमेंट इसका मतलब है कि हमने एंड से फ्रेज उठाया है, ये राइट से उठाया और लेफ्ट के ऊपर ले आए हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अब देखिए ये जो लेफ्ट मूवमेंट, ये जो मूवमेंट टू द लेफ्ट या लेफ्ट वर्ल्ड मूवमेंट है, इसकी आगे काइंड्स है। इस काइंड्स को हम डिस्कस, पहले इसकी काइंड होती है, इसे कहते हैं टॉपिकलाइजेशन। ठीक है, टॉपिकलाइजेशन में हम नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब फ्रेज शामिल नहीं है फिलहाल। ठीक है, टॉपिकलाइजेशन क्या चीज़ है, ये बिल्कुल आसान है, मुश्किल है। टॉपिकलाइजेशन इज़ अ काइंड ऑफ मूवमेंट टू द लेफ्ट, यानी लेफ्ट जो मूवमेंट है उसकी किस्म होती है, उसे हम टॉपिकलाइजेशन क्या। टॉपिकलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम इट्स पोजीशन टू द क्लास इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक कंस्टिट्यूएंट को उठा के उसके क्लास के इनिशियल पे ले आते हैं, यानी आप ये समझे कि जुमले के शुरू में ले आते हैं। यानी इसका मतलब है कि बाएं से उठाएंगे और जो है ना आप इसको क्या करेंगे, इसको जो है ना यानी दाएं से उठाएंगे बाएं तक ले आएंगे। ठीक है, यानी आप राइट से उठाएंगे आप इसको लेफ्ट पे ले आएंगे। अब देखें मिसाल के टॉपिकलाइजेशन, तो टॉपिकलाइजेशन का मतलब यही है ना कि उसकी टॉपिकलाइजेशन हो, यानी वो टॉपिक बन जाता है। जैसे टॉपिक सेंटेंस हम कहते हैं ना आमतौर पर, या वैसे उसके साथ कंपेयर नहीं किया, मैं समझाने की खातिर कह रहे। देखें जैसे ये एक डायलॉग है, इसमें एक दो मतलब करेक्टर, एक माहम है एक अलीना है। अब माहम अलीना से कह रही है कि डू यू लाइक चाइनीज़ राइस एंड रशियन सैलड, ये उसे पूछ रही है। ठीक है, अब देखें कि अब अलीना जो है वो जवाब क्या दे सकती, वो ये जवाब दे सकती थी ना कि यानी कि आई लाइक चाइनीज़ राइस, ठीक है, बट आई हेट रशियन सैलड। नॉर्मल ऑर्डर तो ये था ना, लेकिन देखिए ब्रैकेट्स का मतलब क्या है। अब ब्रैकेट्स का मतलब इसमें यह कि चाइनीज़ राइस शुरू में लगा लिया है, वो कहते हैं चाइनीज़ राइस आई लाइक। ठीक है, अब ये जो इलामत है ना, ये जो डैश है, डैश का मतलब है कि इसको चाइनीज़ राइस को वैसे नॉर्मल ऑर्डर में यहाँ आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं ना आया, ये क्या है कि यहाँ आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि जब हम देखें स्ट्रेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ राइस आई लाइक, ठीक है, बट रशियन सैलड आई हेट। ठीक है, वो इस जुमले के अंदर क्या, इसका मतलब है कि वो चाइनीज़ राइस को रशियन सैलड को उसके ये, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों, इसको फिक्रे के शुरू में क्यों लेके आ रहे, क्योंकि इसके ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है। जब हम किसी चीज़ का स्ट्रेस करते हैं ना, ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं, तो हम उसका नॉर्मल ऑर्डर बदल देते हैं। ठीक है ना, जैसे यानी मुख्तलिफ मसाले होती हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे। अब आगे देखें जो वो इसको करेंगे चाइनीज़ राइस आई लाइक, ठीक है,
तो बट रशियन सैलड आई हेट, ठीक है। अब इसमें इसके ऊपर स्ट्रेस भी है। अब देखिए मैंने उर्दू में भी लिखा है कि मदलजा वाला जुमले में अलीना ने एक मुख्तलिफ किस्म का सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, यानी वो जो नॉर्मल नहीं किया, ठीक है, इसके वर्ड ऑर्डर तब्दील कर दिया। यानी चाइनीज़ राइस और रशियन सैलड जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ना, देखें जैसे लाइक का ऑब्जेक्ट है ये, उसके बाद ये, तो उनको आहर से उठाकर शुरू में ले आई है, ठीक है। क्यों ले आई है, इसका मतलब है कि वो चाइनीज़ राइस और रशियन सैलड को ज़्यादा वाजिया यानी प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं। तो जब हम किसी शय को प्रोमिनेंट करते हैं, हम उसके जो नॉर्मल आर्डर में तब्दीली ले आते हैं, ठीक है। अब जैसे इस चीज़ को देख ले कि ये आपको टॉपिकलाइजेशन का कंसेप्ट समझ आ गया। इसमें हमने देखा कि इसमें नाउन फ्रेज को हमने टॉपिकलाइज किया यानी एनपी को। अब आगे हम और भी एग्जांपल से वाज़ेह इसको करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जुमला है, नॉर्मल आर्डर क्या होगा, नॉर्मल आर्डर होगा नोबडी लाइक्ड, ठीक है, द बुक्स अबाउट न्यूयॉर्क दैट शी बाट। अब जैसे देखिए नॉर्मल आर्डर है ना, इसके अंदर यानी ये ब्रैकेट के साथ है, इधर ही आना चाहिए ना ये नॉर्मल आर्डर। लेकिन जब हम इसका वर्ड आर्डर ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम इसको मतलब फ़िक्रे के शुरू में ले जाते हैं, तो ये देखें ये फ़िक्रे के हम शुरू में एन पी इधर से हमने उठाया और एन पी को शुरू में लेके द बुक्स अबाउट अ न्यूयॉर्क दैट शी बाट नो बडी लाइक्ड, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया कि नाउन फ्रेज को टॉपिकलाइज कर दिया। टॉपिकलाइज क्यों किया, ऊपर वाले जुमले में ये था कि यानी उसमें नो बडी लाइक्ड की अहमियत ज़्यादा थी, तो नीचे वाले जुमले में क्या है कि द बुक्स अबाउट न्यूयॉर्क शी बाट, इसकी अहमियत ज़्यादा है, ठीक है। अब इस लिहाज से हमने इसको टॉपिकलाइज किया, यहाँ हमने एन पी को नाउन फ्रेज को टॉपिकलाइज कर दिया। अब आगे की मिसाल ले आगे फिर एक डायलॉग आ गया, ठीक है। ये जैनब और फातिमा मेरी डाटर्स के नाम है, तो उनके नाम मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो देखें जी लिखा हुआ है कि जैनब, ठीक है, वो कहते हैं इज़ दिस बुक सो डिफ़िकल्ट, ये वो सवाल कर रही है। तो फातिमा कह रही है कि मतलब वो जवाब देना चाह रही है, वो कहते कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से इट इज़, ठीक है। अब देखें इसके बाद ये लगा, इधर लगना चाहिए था ना, ये कॉम्प्लिकेटेड यहाँ लगना चाहिए था कि आई वुड से कॉम्प्लिकेटेड नॉट डिफ़िकल्ट यहाँ लगना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि हमने जब स्ट्रेस करना होता है, जब हमने जोर देना होता है, तो हम उसको एडजेक्टिव को हमने फ्रेज़ को उठाया और हम शुरू में ले गए, ठीक है ना। तो यानी इस तरीके जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं, उर्दू में अगर आपसे कोई बंदा ये कहे, ठीक है, कि यानी जो होता है ना कि वो बड़ा यानी सेल्फिश है, वो बड़ा खुद गर्ज है, ठीक है, तो आप ये कहोगे कि जो होता है ना कि डीठ खुद गर्ज नहीं है वो, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा हम जोर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ए पी एडजेक्टिव फ्रेज को टॉपिकलाइज कर दिया गया। तो अब इसको क्या है कॉम्प्लिकेटेड आई वुड से इट इज़, ठीक है, नॉट डिफ़िकल्ट। अब देखिए इसमें कॉम्प्लिकेटेड को स्ट्रेस किया जा रहा है। अब आगे तीसरी एग्जांपल लेते हैं, इसमें दो किरदार आ गए, एक सादिया एक अनलीब, ठीक है। वो कहते हैं सादिया कहती है ईमान से, कहती है कि डज ईमान के मतलब डज ईमान रियली कीप हर पेट्स इन हर एटिक, ठीक है, यानी ये सवाल पूछ रही है। अब अनलीब जो था उसे जवाब देने के लिए क्या करी, जो सब प्रेपोजिशनल फ्रेज है इसे पकड़ के उसने शुरू में ले आई, ठीक है। यानी वो देखे ना लेफ्ट की तरफ आ गया ना, तो इन हर एटिक शी कीप्स हर प्लांट्स, ठीक है, नॉट हर पेट्स, ठीक है। अब इन हर एटिक्स इसमें क्या है कि यहाँ हमने पी को टॉपिकलाइज किया है, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज को टॉपिकलाइज किया। तो वर्ड आर्डर की तब्दीली के साथ जो होता है ना, वर्ड वो जुमले का जो एक मफहूम और माना होता है, उसके अंदर भी खास किस्म की स्ट्रेस की तब्दीली आ जाती है। ऊपर वाले जुमले में क्या था, यानी इसमें इन द एटिक इन हर एटिक का स्ट्रेस नहीं था, लेकिन दूसरे जुमले में इन हर एटिक ज़ोर से पढ़ा जाएगा। अब आगे चलते हैं जी, आगे होता है वी प्रीपोजिंग, यानी इसमें वर्ब जो फ्रेज होता है उसकी टॉपिकलाइजेशन कैसे होते हैं। ऊपर हमने देखा, ऊपर वाली नाउन फ्रेज की, एडजेक्टिव फ्रेज की और प्रेपोजिशन फ्रेज की हमने देखी। अब वी प्रीपोजिंग क्या था, वी प्रीपोजिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टॉपिकलाइजेशन, ये भी टॉपिकलाइजेशन की किस्म होती है। वी पी, वी पी प्रीपोजिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ अ वर्ब फ्रेज फ्रॉम अ नॉर्मल पोजिशन टू द नॉर्मल पोजिशन इन अ क्लास टू द बिगनिंग ऑफ दैट। यानी यहाँ ऊपर हम क्या कर रहे थे, हम नाउन फ्रेज को, एडजेक्टिव फ्रेज को, इसके बाद हम प्रीपोजिशन फ्रेज को हम क्या कर, उसको हम टॉपिकलाइज कर रहे थे। अब यहाँ वी पी प्रीपोजिंग के अंदर क्या करते हैं, वर्ब फ्रेज को टॉपिकलाइज करते हैं। जैसे मिसाल, सादा सी मिसाल है, हम कहते हैं आयशा सेज दैट शी विल लर्न माई, शी विल रिटर्न माई बुक, ठीक है। यानी आप फ़र्ज़ करें किसी को आप बताते हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कहते हैं कि आयशा सेज, अब आगे आप अगली क्लास लगाते हैं ना, अगली क्लास में कि एंड रिटर्न माई बुक शी विल, ठीक है। अब विल के बाद देखें मैंने क्या लगाया हुआ डैश, डैश का मतलब नॉर्मल आर्डर अगर होगा तो उसको डैश को तो यहाँ आना चाहिए, यानी शी विल रिटर्न माई बुक यहाँ, लेकिन हमने यहाँ उठा के यहाँ लगा दिया है, ठीक है ना। अब जैसे देखें ना, मतलब हम आमतौर पर उर्दू में भी, हम अपनी ज़बान में भी हम अक्सर बात करते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं कि यानी
हम कहते हैं कि नहीं वो कहती है कि वो मेरी किताबें वापस करेगी, ठीक है, ये आम जुमला है, ठीक है। लेकिन जब हम ज़ोर से बोलते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, तो हम कहते हैं ना, ठीक है, हम कहते हैं कि वो करेगी मेरी किताबें वापस, ठीक है, हम इस तरीके के साथ कह देते हैं ना, तो इसका मतलब हम उसके नॉर्मल ऑर्डर को तब्दील कर देते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, हसन सेज दैट ही विल वॉश द डिशेज, ये एक नॉर्मल ऑर्डर है, लेकिन जब हम इसे ज़ोर से बताते हैं कि यानी ज़ोर देना चाह रहे हैं, तो हम कहें कि एंड वॉश द डिशेज ही विल, ठीक है, यानी देखिए इसको ज़्यादा ज़ोर से बोला जाएगा। इसके बाद डैश का मतलब कि इस जुमले में वी को हमने टॉपिकलाइज किया है, ठीक है ना। तो यानी ये इस तरीके के साथ हम टॉपिकलाइज करते हैं, जब हम जोर देते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, तो अंग्रेज़ी में इस तरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, इसके बाद होता है दो मूवमेंट। दो आपको पता है, दो एक एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता है, सॉरी, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। तो दो मूवमेंट इज़ अ टाइप ऑफ मूवमेंट टू द लेफ्ट, ठीक है, ये भी लेफ्ट मूवमेंट की किस्म होती है। इसके अंदर हम क्या कि इन दो मूवमेंट द ए पी यानी एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज इज डिस्प्लेस्ड। अब जैसे देखें, आम नॉर्मल ऑर्डर क्या होगा, दो दे आर पुअर दे आर ऑनेस्ट, ये होगा। तो अब आगे हम कहेंगे दो दे आर वेरी पुअर दे आर। अब इसको देखेंगे, इसको हमने क्या कि अब हमने इसकी मूवमेंट तब्दील, हमने क्या किया कि इसका जो ये एडवर्ब, ये जो फ्रेज था ना, जो एडजेक्टिव फ्रेज था, हमने उठाया, हम कहते हैं वेरी पुअर दे आर ऑनेस्ट। अब देखें, ये डैश का मतलब है कि नॉर्मल ऑर्डर में इसको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हमने उठा के उधर लगा दिया। तो बाज़ का तो हम ऐसे भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखें, अगर दो शी वर्क्स हार्ड शी अर्न लिटल, तो हम कहते हैं वेरी हार्ड दो शी वर्क्स शी अर्न लिटल, हमने इसको शुरू में लगा लिया, तो इसमें दो मूवमेंट भी होती है, ठीक है। ये हम आमतौर पर ज़बान में इस्तेमाल करते हैं ये जो चीज़ें। अब इसके बाद दूसरी इसके उल्ट मूवमेंट है, अभी हमने क्या पढ़ी थी, मूवमेंट टू द लेफ्ट पढ़ी थी। अब इसके उल्ट आ गई मूवमेंट टू द राइट आ गई, या राइट वर्ल्ड मूवमेंट भी होती है। इसको उल्ट आ जाएगी कि व्हेन वी मूव अ कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, दिस इज कॉल्ड द राइट वर्ल्ड मूवमेंट, यानी वो लेफ्ट वर्ल्ड थी, ये राइट वर्ल्ड होगी, ठीक है। अब इसमें इसकी भी किस्में आती हैं। एक किस्म है हैवी NP शिफ्ट, यानी इसे HNPS भी कहते हैं। व्हेन अ नाउन फ्रेज इज मूव फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन टू द राइट वर्ल्ड पोजीशन, दिस इज कॉल्ड हैवी NP शिफ्ट, यानी जब एक नाउन फ्रेज को इसकी नॉर्मल पोजीशन से इसके दाएं जानब ले लिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हैवी NP शिफ्ट कहते हैं। अब जैसे देखें, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। ये देखें, जुमला है पहला कि वी ब्राट, ठीक है, इन टू द कंट्री 6 एक्सीलेंट बुक्स ऑन शेक्सपियर। अब जैसे देखें, ये जो डैश लगा ब्लैक कलर के साथ लगी हुई है डैश, इसका मतलब है कि नॉर्मल ऑर्डर में जो था, ये जो नाउन फ्रेज है ना, 6 एक्सीलेंट बुक्स ऑन शेक्सपियर, ये जो नाउन फ्रेज है, इसको यहाँ आना चाहिए था ना आपको। ये नॉर्मल ऑर्डर में हम यही कहेंगे वी बॉट 6 एक्सीलेंट बुक्स ऑन शेक्सपियर इन टू द कंट्री। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ हमने स्टाइलिस्टिक पर्पजेज़ के लिए हमने उसका ऑर्डर को तब्दील कर दिया। तो क्या होगा, वी बॉट इन टू द कंट्री 6 एक्सीलेंट बुक्स ऑन शेक्सपियर। जैसे देखिए, आप आमतौर पर शायरी पढ़ते हैं ना, उर्दू की शायरी ले लें, अंग्रेज़ी की शायरी ले लें, तो वहाँ भी क्या करते हैं, वो उसके जो यानी ये जो लेफ़्ट मूवमेंट राइट मूवमेंट ये करते हैं, ठीक है, वो स्टाइलिस्टिक पर्पजेज़ के लिए करते हैं। अब आगे देखें, दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी सोल्ड एट द मार्केट द प्रिंट शी हैड मेड। अब जैसे देखें, ये जो नाउन फ्रेज है द प्रिंट शी हैड मेड, अब इसको यहाँ नॉर्मल ऑर्डर में आना चाहिए था, इधर ये जो ब्लैक मैंने डैश लगाई है, ठीक है। तो नॉर्मल ऑर्डर क्या था, शी सोल्ड द प्रिंट शी हैड मेड एट द मार्केट, ठीक है। तो यानी इस तरह भी किया जा सकता है। तो ये आपने देखा दूसरी मिसाल। अब तीसरी आगे देखें, दूसरी की किस्म आती है उससे एक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ अ सब्जेक्ट क्लासेस। एक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ सब, अब एक्स्ट्रा पोजिशन क्या है, एक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट क्लासेस इज अ टाइप ऑफ राइट वर्ल्ड मूवमेंट, यानी उसी की मूवमेंट की किस्म है। तो इसको हम कहेंगे इन इट वी मूव, या एक्स्ट्रा पोज हम कर देते हैं द सब्जेक्ट क्लास फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल, यानी हम क्या कहते हैं, शुरू से उठा के एंड पे ले जाते हैं। जैसे देखें ना, उसमें लेफ्ट वर्ल्ड मूवमेंट में क्या था कि एंड से उठा के पहले ले आते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ हम शुरू से उठाते हैं, यहाँ हम जो था ना, यानी वहाँ से शुरू से उठाते हैं और एंड पे ले जाते हैं। जैसे देखें, अब ये जुमला आमतौर पे हम बनाते हैं, हम कहते हैं, जैसे ये देखिए, क्लास हम शुरू में ले आए हैं। ये क्लास क्या है, ठीक है, कि दैट फिल्म एंडेड सो सून वाज अ शेम, ठीक है। ये मतलब एक तरीका होता है इसको बयान करने का। इसमें हमने मतलब सब्जेक्ट क्लास जो थे शुरू में लगा दिया है। तो अब इसको अगर आपने इसको राइट मोस्ट पे लेके जाना, कैसे लेके जाएंगे, इट का फ्रेज लगाएंगे, हम लगाएंगे इट डमी प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं। इट वाज अ शेम दैट द फिल्म एंडेड सो सून, देखिए हमने एक्स्ट्रा पोजीशन कर दी, ठीक है। अब वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली आ रही है, नहीं ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में आप स्ट्रेस कर रहे हैं दैट द फिल्म एंडेड सो सून, आप इस पर स्ट्रेस कर रहे हो। नीचे वाले में आप स्ट्रेस कर रहे हो इट वाज अ शेम, इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहे हो, दैट्स वाई हमने उसको तब्दील कर दिया। अब आगे देखें, आगे जुमला है कि 6 वुमेन विद येलो हैट्स अपीयर्ड, ठीक है।
अब ये जो देखें, ये क्या कहते हैं, ये बिल्कुल ये नॉर्मली हम इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन हम चेंज भी कर सकते हैं। 6 वुमेन अपीयर्ड विद येलो हैट्स, इसमें हम एक्स्ट्रा पोज डालते हैं, यानी यहाँ से हमने प्रेपोजिशन फ्रेज को उठाया है और इसको बिल्कुल राइट के ऊपर हम ले गए हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा है, ये इसके साथ मैं कोशिश करूँगा कि आगे इन्वर्जन के ऊपर भी मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, वो भी पढ़ा है मैं। तो यानी अब इसको समराइज अगर करें कि यानी तो हमने इस लेक्चर के अंदर वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा है। इसमें हमने ये देखा है कि वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो मूवमेंट होती है वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करती है, ठीक है। फिर वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इन्वर्जन का बड़ा किरदार होता है। फिर इसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम जो तरह के लेफ्ट वर्ल्ड मूवमेंट करते हैं, एक राइट वर्ल्ड मूवमेंट करते हैं। फिर हमने टॉपिकलाइजेशन के टॉपिक को पढ़ा, फिर हमने यानी जो तरह के वर्ब फ्रेज प्रीपोजिंग को पढ़ा, फिर हमने हैवी शिफ्ट को पढ़ा। तो ये चीज़ें अब इसको आप अच्छे तरीके से जहन नशीन कर ले, तो आई होप कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बड़ी ये अच्छी आपके लिए साबित होगी। थैंक यू सो मच।